देखें, हार्ट फेलियर की तशख़ीस जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए कि आम प्रैक्टिस में चाहे फैमिली फ़िज़िशियंस हों, चाहे इंटरनल मेडिसिन के फ़िज़िशियंस हों या जनरल कार्डियोलॉजिस्ट हों, हमारे यहाँ ट्रेंड है कि हम प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ये अस्थमा है या हार्ट फेलियर है, और उसके बेस पर ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर देते हैं। और मरीज़ जब सिम्प्टोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है तो हम उसी को ही फिर उसी पर छोड़ देते हैं, आगे उसकी तशख़ीस यानी डायग्नोसिस। जब डायग्नोसिस की बात आती है तो सबसे पहले, क्योंकि डायग्नोस करना, उसके लिए एक तो मरीज़ की हिस्ट्री, जैसे मैंने बताया कि 90% अगर क्लिनिशियन फिजिशियन एक्सपीरियंस है तो मरीज़ की हिस्ट्री एंड थारो फिजिकल एग्जामिनेशन से ज़्यादातर क्लिनिकली हम हार्ट फेलियर का डायग्नोसिस कर लेते हैं। एटलीस्ट मैं कर लेता हूँ और लिख लेता हूँ, डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। उसके बाद बेसिक रूटीन के ब्लड टेस्ट होते हैं और इकोकार्डियोग्राम होता है, ईसीजी है, एक्सरे है। इसमें कोई इतना ज़्यादा हाईटेक या कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसकी डायग्नोसिस को इसको इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स बनाए। जो बेसिक चीज़ें हैं वो बेसिक वही है, रूटीन की जो चीज़ें होती हैं। अब जैसे ईसीजी है सपोज करके कि अब ईसीजी सबसे ज़्यादा इमराज कल में सबसे ज़्यादा टेस्ट के लिहाज से सबसे ज़्यादा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा मिस इंटरप्रेट भी हो जाती है। लेकिन हार्ट फेलियर में ये है कि ज़्यादातर मरीज़ों में, मोर देन 90% मरीज़ों में ईसीजी एबनॉर्मल होती है, और सबसे ज़्यादा एबनॉर्मलिटी जो होती है वो उसमें या तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक होता है पेशेंट्स में, या फिर मरीज़ों में पुराने इन्फॉक्शन की वजह से, कुछ मरीज़ों में डॉक्यूमेंटेड होता है, कुछ मरीज़ों में साइलेंट इन्फॉक्शन होता है, ओल्ड एज है, डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो उसमें क्यूएस बनी हुई होती है। तो अक्सर मरीज़ों में यानी मोर देन 90% मरीज़ों में ईसीजी एबनॉर्मल होती है। अब आते हैं एक्सरे में। एक्सरे में भी अक्सर डॉक्टर धोखा खा जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मरीज़ों में शुरुआत में हार्ट साइज़ नॉर्मल होती है, तो हम सिर्फ हार्ट साइज़ को देख के समझते हैं कि ये तो दमे की बीमारी है, रेस्पिरेटरी, और ये उसकी वजह से है। क्योंकि हार्ट को बढ़ने में, जिसको मैं टाइगर हार्ट और एलिफेंट हार्ट के नाम से देता हूँ, क्योंकि हार्ट बढ़ना जो है उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जुदा हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें हार्ट बढ़ता नहीं है, और कुछ ऐसी हार्ट फेलियर की वजूहत होती हैं जिनमें शुरुआत से ही मरीज़ को पहली दफ़ा देखते हैं तो हाथी की तरफ बड़ा हार्ट होता है, वो तो आसानी से डायग्नोज हो जाता है, हर आदमी पिकअप करके या एकदम से इको की तरफ भेज देता है या उसमें। लेकिन हार्ट उसमें जहाँ हार्ट छोटा है वहाँ डायग्नोज, तो वहाँ जो है वो डायग्नोज करना, तो उसमें यही है कि दो चीज़ें आसान हैं और सस्ती हैं। हर मरीज़ को कार्डियक एमआरआई की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर मरीज़ को कोरोनरी एंजियोग्राफी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बेसिक ये है कि इकोकार्डियोग्राम सबसे आसान है और हर जगह अवेलेबल है। और इको आपको, और जहाँ आपको इको, क्योंकि कुछ मरीज़ों में इको भी आपको धोखा दे देता है कि अगर वेल्स नहीं है, और कभी कभार 3 वेसल डिजीज़, मल्टीवेसल डिजीज़ मरीज़ों को होती है, लेकिन एजेक्शन फ्रैक्शन प्रिजर्व होता है या माइल्डली इम्पेयर्ड होता है, तो उसमें धोखा खा जाते हैं। अच्छा। तो इको के बाद फिर बायोकेमिकल मार्कर्स, रूटीन के ब्लड टेस्ट के अलावा प्रो बीएनपी जो है वो सबसे ज़्यादा। तो ये जो चीज़ें मैंने मेंशन की हैं उनके बेस पर ज़्यादातर मरीज़ों में, 95% मरीज़ों में हार्ट फेलियर की तशख़ीस हो जाती है, और पता चल जाता है कि हार्ट फेलियर किस किस्म का है, कौन सी स्टेज है हार्ट फेलियर की, क्योंकि हार्ट फेलियर की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। असदुल्ला सुबह साहब, मुझे आपसे ये सवाल करना है कि जैसे सर ने हमें बताया कि ये तो हमारा बड़ा आलमी है कि इतनी एडवांसमेंट लाइफ में आजकल हमारे पास हो गई है, हमारे पास गैजेट्स तो मौजूद है लेकिन एडवांस थेरेपीज़, एडवांस ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है।
तो इसके लिए कोई मेडिकल मैनेजमेंट का कोई तरीका है कि यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए किसी दवाई से, किसी चीज़ से, जो यहाँ के मरीज़ हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको किसी तरीके से उनके सिम्टम्स को मिनिमाइज़ किया जा सके, उन्हें थोड़ा वो फ़ायदा पहुँचाया जा सके, कोई ऐसा तरीका है? जी बिल्कुल, बहुत सारे तरीके हैं और बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन भी है, इसलिए कि जैसे डॉक्टर साहब ने ज़िक्र किया, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हार्ट फेलियर जो सिम्टोमेटिक हार्ट फेलियर होता है वो स्टेज सी और स्टेज डी हार्ट फेलियर होते हैं। स्टेज डी जो है वो एडवांस हार्ट फेलियर है। ये जितनी मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो स्टेज सी वाले मरीजों में होता है। ये समझना इंतहाई ज़रूरी है कि स्टेज सी और स्टेज डी, स्टेज सी और डी के दरमियान में भी एक स्टेज आती है जिसको ट्रांजिशनल फेज शब्द है, कि जिसमें फैसला करना, डायग्नोस करना मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है कि मरीज़ स्टेज डी में पहुंच चुका है या स्टेज डी की तरफ जा रहा है, जिसको ट्रांजिशनल फेज कहते हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट जहाँ भी होता है वो स्टेज सी वाले हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं। स्टेज सी में डी नोवो हार्ट फेलियर होता है या फिर क्रॉनिक हार्ट फेलियर होता है, क्रॉनिक, जिसमें बार बार मरीजों की अस्पताल में दाखिले की नौबत आती है। स्टेज डी वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनको एडवांस थेरापी की ज़रूरत पड़ती है, और एडवांस थेरापी ना तो हमारे पास पूरे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ना एडवांस हार्ट फेलियर के मरीज़ों की तशखीस के लिए, डायग्नोसिस, ना उनकी मैनेजमेंट के लिए, ना कोई एडवांस हार्ट फेलियर सेंटर है कि जहां पर एडवांस हार्ट फेलियर के मरीज़ों के लिए उनकी तशखीस होके और उनको एडवांस थेरापी जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट एडवांस हार्ट फेलियर, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया, एडवांस हार्ट फेलियर की डायग्नोसिस एक क्राइटेरिया में वन ऑफ द क्राइटेरिया है कि उनको दवाएं असर नहीं करती हैं। हालांकि डायूरेटिक, इंट्रावीनस डायूरेटिक, आयोनोट्रोप्स वो उनको असर नहीं करती हैं। तो वो जिन पर दवाएं असर नहीं करती हैं तो उस वक्त हमें डाउट होता है कि अब ये मरीज़ जो है वो एडवांस स्टेज की तरफ जा रहे हैं। तो एडवांस स्टेज में जब मरीज़ जाता है तो उसके लिए तीन किस्म की स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो अवेलेबल होती है। नंबर 1 जो है वो मैकेनिकल सर्कुलेटरी डिवाइस, एलवेट वगैरह कहते हैं, दूसरा हार्ट ट्रांसप्लांट, और तीसरा जिनको ये दोनों अवेलेबल नहीं होती या दोनों के लिए कैंडिडेट नहीं होते, या ये दोनों हो चुकी होती हैं लेकिन उसके बावजूद भी फेल हो जाते हैं, तो फिर पैलिएटिव थेरापी एंड एंड ऑफ लाइफ जो है वो केयर में, हॉस्पिस वगैरह में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हमारे पास जो है वो अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए मैंने एक ये छोटा सा आपके लिए स्लाइड बनाया है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए न्यूक्लियर कंट्री है माशाल्लाह, न्यूक्लियर के लिहाज से तो हम हीरो हैं, हमारा मुल्क जो है वो हीरो है कि हमारे पास न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये एक कड़वा सच है कि हमारे मुल्क में अभी तक एक भी हार्ट ट्रांसप्लांट करने का कैपेबल ना तो सेंटर है, ना किसी पेशेंट, हार्ट फेलियर के पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है, जिसकी गवाही डॉक्टर साहब जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब सर्जन है, वो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं यहाँ पर नया हूँ तो लिहाजा जो है वो डॉक्टर साहब उसकी तस्दीक कर सकते हैं कि हम हार्ट ट्रांसप्लांट की फील्ड में वाकई ज़ीरो हैं या उसमें भी हीरो हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हमारे पाकिस्तानियों ने कि जहाँ किसी ज़माने में दिल जो है वो ट्रांसप्लांट के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए इग्लू का बॉक्स जो है वो बर्फ़ में डाल के और हार्ट को ट्रांसप्लांट करते थे, डोनर हार्ट को। अब हमारे पाकिस्तानी साइंसदान ने जो अमेरिका में, उन्होंने पिग का हार्ट जो है वो सूअर के हार्ट को जेनेटिकली मॉडिफाई करके और पहली दफ़ा हिस्ट्री में इंसान के हार्ट में उसका तजर्बा किया, और अनफॉर्चुनेटली वो पेशेंट एक्सपायर हो गया। लेकिन ये नहीं कह सकते कि तजर्बा नाकाम गया और उस पर कोशिशें जारी हैं। तो लिहाजा
हम पीछे नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम हार्ट ट्रांसप्लांट के हवाले से ज़ीरो। जी सर, अब हमारे मीडिया फोकस के नाजरीन को अपने टॉपिक के हवाले से कोई एक पैगाम छोटा सा देना चाहें तो प्लीज़। मीडिया फोकस के प्लेटफॉर्म से जी हमने आवाम के लिए ये एक डिक्लेरेशन जारी किया है कि हमारे मुल्क में एडवांस थेरापी के लिए एडवांस थेरापीज़ की सहूलतें नहीं हैं, नहीं है। और इस मीडिया फोरम के हवाले से जो हुकूमती ज़रा हैं उन्हें इस चीज़ को ज़ेर गौर लाना चाहिए कि हमारे मुल्क में एक नेटवर्क ऑफ हार्ट फेलियर क्लिनिक, हार्ट फेलियर प्रोग्राम, ताकि जब ये हार्ट फेलियर क्लिनिक और हार्ट फेलियर प्रोग्राम्स अस्पतालों में होगा तो फिर हार्ट ट्रांसप्लांट और मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट के लिए दरवाजे खुलेंगे, इंडस्ट्री आएगी, कोई इन्वेस्ट करेगा। और तो मीडिया फोकस को ये क्रेडिट जाता है आज कि एटलीस्ट हमने इस चीज़ को डिक्लेयर किया कि इस चीज़ पर कुछ होना चाहिए।